हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी लोग लाइव आ जाइए, सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलो सभी लोग लाइव आ जाओ और एक बार सभी लोग बता दीजिए कि क्या आवाज़ आ रही है और क्या वीडियो क्लियर है। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आकाश जी, श्री शुक्ला जी, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाइए। सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। एक बार बताइए सब लोग, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? उसके बाद हम क्लास में आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलिए भाई, ठीक है ठीक है, सब ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आ जाइए क्लास में। अंकित पटेल जी, अरुण कुमार जी, स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के अपनी क्लास। हम लास्ट सेशन में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इस सीरीज में भी आगे बढ़ेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। ठीक है, एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आ जाइए, बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला। द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज, मेढक में द्वितीय कपालीय तंत्रिका होती है। बताना है आपको कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में जो सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है, आप पढ़ते हो ना क्रेनियल नर्व्स, जैसे आप पढ़ते हो ह्यूमंस में अगर बात करें तो 12 पेयर पाई जाती हैं, है ना। मेढक में अगर बात करें तो कितनी होती हैं बेटा? तो बताएंगे कि फ्रॉग में मैम कितनी पाई जाती हैं? फ्रॉग में जनरली 10 पेयर पाई जाती हैं। ठीक है, फ्रॉग में 10 पेयर पाई जाती हैं। और यही अगर बात करो आप मैमल्स में या फिर जनरली कह सकते हैं ह्यूमंस में, आप देखते हो कितना, तो ये 12 पेयर पाई जाती हैं। ठीक, कितनी? 12 पेयर पाई जाती हैं। फ्रॉग में 10 पेयर होती हैं। आपसे पूछा है सेकंड वाली कौन सी होती है? सेकंड वाली जो नर्व होती है वो कौन सी होती है? चलिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रॉक्लियर नर्व, बी ऑप्शन दिया है ऑप्टिक नर्व, सी ऑप्शन दिया है ऑडिटरी या इसी को श्रवण तंत्रिका कहा जाता है, एंड डी ऑप्शन दिया है वेगस नर्व। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। द सेकंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग में जो सेकंड क्रेनियल नर्व होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, और एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए सारे लोग। तो देखिए, आप पढ़ते हो जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको देखने को मिलती हैं कितनी, तो मेढक में जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो 10 पेयर होती हैं। मेढक में जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो 10 पेयर होती। ठीक है, चलो भाई, अच्छा आ जाओ क्वेश्चन में आते हैं, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज, मेढक में सेकेंड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? चलो अरुण कुमार जी बता रहे हैं बी ऑप्शन। और भाई ऑप्शन बताइए सारे लोग, और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सारे लोग, लाइव आ जाइए। कहाँ गए सारे लोग? सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए, सेशन की शुरुआत हो चुकी है और सारे लोग जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए तो आइए देखते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं अरुण जी। जो सेकंड क्रेनियल नर्व होती है फ्रॉग में वो होती है आपकी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, कौन सी होती है? तो कहेंगे कि मैम ये होती है आपकी ऑप्टिक नर्व।
बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई। हाइड्रा में पुनर्जनन होता है ना। रीजनरेशन की पावर आप पढ़ते हो हाइड्रा में बहुत ही ज्यादा होती है। तो वो क्वेश्चन पूछा है कि किसकी मदद से होती है, कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इपीमार्फोसिस, बी ऑप्शन दिया है मार्फोजेनेसिस, सी ऑप्शन है मार्फोलेक्सिस एंड लास्ट ऑप्शन दिया है इपीमार्फोसिस एंड मार्फोजेनेसिस। ठीक है भाई, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, और सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और सारे लोग लाइव आ जाइए। ठीक है, चलिए बताएंगे रीजनरेशन हाइड्रा में जो देखने को मिलता है वो किसकी मदद से होता है। रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई, हाइड्रा में पुनर्जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। हाइड्रा किसका मेंबर है, तो बताएंगे कि ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है ना। इनमें क्या होता है, तो इनमें निमेटोसाइड नाम की सेल्स पाई जाती हैं जिनमें हल्का टॉक्सिक होता है, और वो टॉक्सिक हेल्प करता है इनको शिकार करने में। ठीक है भाई, चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। सेकंड के लिए बता रहे हैं ऑप्शन सी। और लोग आंसर करिए, और लोग उत्तर दीजिए भाई, कहाँ गए सारे लोग। ठीक है, चलिए तो आ जाइए। हाइड्रा में जो पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है वो कहेंगे कि किसकी मदद से होती है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये होता है मार्फोलेक्सिस की वजह से। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो हाइड्रा का अगर कोई भी पार्ट है, मान लीजिए इसका कोई पार्ट है, जैसे इसके टेंटिकल्स की बात करें, इसका टेंटिकल अगर क्या है टूट के गिर गया, या किसी वजह से इसकी बॉडी में कोई क्या है ऐसे कटाव आ गया, तो ये वापस से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, मतलब अपनी बॉडी को वापस से ये कंप्लीट कर लेता है ना भाई, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी जंतु है, मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी उस एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगी, है ना। मेल एंड फीमेल बॉडी एक ही में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन पहला दिया है लीच, जिसको जोक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका दिया है एस्केरिस, सी ऑप्शन आपका दिया है हनी बी, एंड डी ऑप्शन दिया है हाउस फ्लाई। ठीक है, चलिए बाइसेक्सुअल एनिमल इनमें से कौन है, बहुत जल्दी बताइए सारे लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। और सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, सारे लोग सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए बताएंगे, तो बताएंगे कि द्विलिंगी जंतु मतलब कि बाइसेक्सुअल एनिमल की बात हो रही है। दैट मीन्स कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही बॉडी में देखने को मिलता है। और ऐसा आप कहाँ पर पढ़ते हो, तो कहेंगे मैम ये पढ़ते हैं हम लीच में, है ना। कहाँ पर पढ़ते हैं, ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये देखते हैं हम किस में, लीच में। ठीक है भाई, कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बताएंगे कि मैम लीच में जो जोक होती है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें आप पढ़ते हो नंबर ऑफ सेगमेंट की बात पूछी जाती है ना। नंबर ऑफ सेगमेंट की अगर बात पूछे तो कितने होते हैं, 33 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 33 सेगमेंट होते हैं इसकी बॉडी में। क्लियर, कितना होता है बताएंगे मैम, 33 नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं। उसके अलावा कल भी हमने बात की थी ये कैसा, इसका नेचर कैसा होता है, तो बताएंगे कि इसका नेचर होता है सैंग्विवोरस।
चलिए, इसका नेचर कैसा होता है तो कहेंगे कि मैम ये सैंग्वी बोरस होता है ना, खून पीने वाला प्राणी होता है। जो भी कैटल होते हैं उनसे चिपक कर ये अक्सर क्या करता है, उनसे खून सक करता है, खून को पीता है, और इससे एक सबस्टेंस कंटिन्यू निकलता रहता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कल क्वेश्चन हमने किया था, तो उसको कहा जाता है हिरुडिन नाम का एक सबस्टेंस कंटिन्यू इससे निकलता रहता है ना, हिरुडिन नाम का सबस्टेंस इससे निकलता रहता है। चलिए भाई, तो बताएंगे कि हिरुडिन नाम का सबस्टेंस इससे कंटिन्यू निकलता रहता है, जिसकी वजह से किसी भी प्राणी का जो भी खून पी रहा है वो जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो देखते हैं कि जैसे जैसे खून निकला है ना, मान लीजिए चोट लगी और यहाँ से ब्लड निकला तो वो क्या है, क्लॉट होना चालू हो जाता है। लेकिन जब आप बात करते हो लीच की, जोंक की, तो ये चिपक के कंटिन्यू ब्लड सक करता रहता है। तो उसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि इसका जो लार है, इसका जो सलाइवा है, उसमें हिरुडिन नाम का सबस्टेंस पाया जाता है, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है ना, खून को जमने नहीं देता है, और जिस वजह से ये कंटिन्यू ब्लड को पीता रहता है। ठीक है, कल ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, सैंग्वी बोरस कहा जाता है। हाँ जी, ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू द सेल थियरी। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत से अंतिम स्वरूप दिया? कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया। चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थियरी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्लाइडन एंड स्वान ने, बी ऑप्शन दिया है स्वामरडम ने, सी ऑप्शन दिया है रुडोल्फ विर्चू ने, एंड डी ऑप्शन दिया है ल्यूवेन हॉक ने। चलो भाई, फटाफट से बता देंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। फाइनल टच पूछा है आपसे, है ना। चलिए, फाइनल टच पूछा है आपसे कि लास्ट जो कोशिका सिद्धांत आप पढ़ते हो वो किसके द्वारा दिया गया था। चलिए बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं। और भाई क्वेश्चन आंसर करिए बाकी लोग भी, और भी आंसर करिए बाकी लोग। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए। कहाँ गए? रुडोल्फ बता रहे हैं, और बाकी लोग बताइए, और बाकी लोग बताइए। गुड मॉर्निंग स्वाति जी। चलो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सारे लोग लाइव आ जाइए भाई, बहुत कम संख्या दिख रही है आज, है ना। सभी लोग सो रहे हैं क्या? आनंद ले रहे हैं? हल्की हल्की ठंड पड़ने लग गई है, नवंबर का महीना आ गया है और हल्की सी सर्दी पड़ने लग गई है, बहुत ही कह सकते हैं कि सुहाना वाला मौसम चल रहा है। तो इस समय बहुत बढ़िया नींद आती है ना। तो पता चल रहा है कि सब लोग बढ़िया सो रहे हैं। चलो बताओ भाई। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर दो चीजें आपसे होता है। एक तो आपसे पूछा है कि अंतिम स्वरूप किसके द्वारा दिया गया है ना। फाइनल टच जो सेल थियरी का दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो कहेंगे कि मैम वैसे तो सेल थियरी हम पढ़ते हैं, ये प्रपोज किया गया है स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा। इन जनरल तो हम पढ़ते हैं स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि अंतिम स्वरूप किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है रुडोल्फ विर्चू के द्वारा। बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, रुडोल्फ विर्चू के द्वारा ये दिया गया है कोशिका सिद्धांत। हाँ जी, रण ठाकुर जी बिल्कुल सही जा रही हैं। कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? अगर आपसे पूछा जाए प्रपोज किसने किया था, बताया किसने था, तो ये कहेंगे स्लाइडन एंड स्वान ने बताया था। लेकिन जो अंतिम स्वरूप है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो बताएंगे आपके, वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो बताया गया था रुडोल्फ विर्चू के द्वारा।
ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, इफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ पेटियोल दैट लीफ इज कॉल्ड। यदि क्या है, कोई लीफ अटैच है किससे, टिप ऑफ पेटियोल से, तो वो लीफ क्या कहलाएगी, उस लीफ को किस नाम से जाना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पिन्नेट कंपाउंड लीफ, बी ऑप्शन दिया है पामेट कंपाउंड लीफ, सी ऑप्शन है सिंपल लीफ एंड डी ऑप्शन है कंपाउंड लीफ। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। इफ द लीफलेट्स आर अटैच एट द टिप ऑफ पेटियोल दैट लीफ इज कॉल्ड एज, ऐसी लीफ को किस नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर करिए, आंसर करिए सारे लोग, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। ऐसी लीफ को किस नाम से जाना जाता है, तो ऐसी लीफ को कहेंगे मैम, इसको कहा जाता है क्या, पामेट कंपाउंड लीफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको कहा जाता है क्या, ऐसी लीफ जो कि शीर्ष पर किससे जुड़ी है, पामेट से जुड़ी है, शीर्ष पर किससे जुड़ी है, टिप ऑफ पेटियोल से जुड़ी है, तो ऐसी लीफ को कहा जाता है पामेट कंपाउंड लीफ। बी है, बी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल इन मैन आर अबाउट। मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या कितनी है। मनुष्य में मूत्रवाहिनी नलिकाओं की यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर पूछा है, वो कितना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 मिलियन, बी ऑप्शन 2.4 मिलियन, सी ऑप्शन दिया है 5.4 मिलियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। नंबर ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, मूत्रवाही जो नलिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स पूरा पूछा है, ध्यान रखेंगे। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, चलिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो देखिए अगर एक किडनी की बात करें, एक किडनी की बात करें तो लगभग 1 मिलियन के आसपास होती हैं, है ना, एक किडनी में लगभग 1 मिलियन होती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ऐसा तो पूछा नहीं है, ऐसा तो पूछा नहीं है कि एक किडनी में है ना, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप टोटल नंबर बताओगे जो कि 2.4 मिलियन के आसपास होता है। टोटल नंबर बताएंगे तो 2.4 मिलियन के आसपास होता है। ऑप्शन बी होगा भाई, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। इसमें देखिए क्लियर ऐसा आपसे पूछा नहीं है कि एक नेफ्रॉन में बताइए या एक किडनी में बताइए, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो आप टोटल नंबर आप बताओगे। ठीक है, सारे के सारे नंबर, टोटल नंबर बताएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर लगाएंगे सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस इज। त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह कौन सी है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्ट्रेटम कॉर्नियम, बी ऑप्शन दिया है स्ट्रेटम माल्पिघी, सी ऑप्शन स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड लास्ट दिया है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। चलो सबसे इंटरनल लेयर कौन सी है, त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर पूछा है। चलिए भाई बताएंगे फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस, क्या होगा यहाँ पर। चलिए उत्तर दीजिए सारे लोग, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सारे लोग। ठीक है, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए भाई। चलिए तो त्वचा में बताएंगे कि सबसे अंदर जो लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज स्ट्रेटम माल्पिघी। ठीक है,
ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, रन ठाकुर जी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे आ जाइए। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, मनुष्य के स्कल में, पूरा का पूरा स्कल पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 160, बी ऑप्शन दिया है 80, सी ऑप्शन दिया है 29 एंड डी ऑप्शन दिया है 23। चलिए टोटल नंबर ऑफ बोन्स बताना है, कहां पर, स्कल में पूछा है। ठीक है, चलिए बताइए सारे लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो भाई, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। क्या होता है तो कहेंगे कि मैम ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ बोन, अगर बात करें कहाँ पर, स्कल में, तो ये बताएंगे कितना होता है। ये होता है हमारा 29, है ना। कितना होता है तो कहेंगे 29। ठीक है, 29 होता है बिल्कुल। और स्कल को आप 4 पार्ट में डिवाइड करके अगर देखा जाए, स्कल में 29 होती हैं। अब ये 29 बोन कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें तो आती हैं फेशियल बोन, एक तो होती है आपकी क्या, फेशियल बोन। उसके बाद कह सकते हैं सबसे ऊपर क्रेनियल बोन, जिनको कहा जाता है क्रेनियल बोन्स, है ना। और क्या, एक आपकी आती है हायोड बोन, और आपकी कह सकते हैं हायोड बोन के अलावा और कौन सी बोन है जो कि आपके शामिल हैं स्कल में, तो कहेंगे कि मैम आपकी क्रेनियल बोन हो गई, है ना, क्रेनियल बोन हो गई, फेशियल बोन हो गई, हायोड बोन हो गई, और क्या होते हैं तो आपके ईयर ऑसिकल्स होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल्स भी शामिल होते हैं इसी में। ठीक है भाई, चलो अभी क्वेश्चन ये भी पूछा है कि नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ यहाँ पर पूछा है आपसे, नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स भी पूछता है, नंबर ऑफ फेशियल बोन भी पूछता है, तो इनको देख लेते हैं। 29 आप पढ़ते हो। अब यहाँ पर अगर इनको देखा जाए, फेशियल बोन टोटल कितनी होती हैं, फेशियल बोन होती हैं आपकी 14th, क्रेनियल कितनी होती हैं, 8 नंबर में होती हैं, हायोड 1 बोन होती है, और ईयर ऑसिकल आपकी 6 होती हैं, है ना। ईयर ऑसिकल कितनी होती हैं तो 6 होती हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी हो जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ बोन हो जाएंगी 29। ठीक है, कितनी हो जाएंगी 29। चलो भाई समझ में आ गया, बढ़े आगे। कपाल में हड्डियों की संख्या पूछा है, तो ये कुल संख्या होती है 29। इसमें कई बार क्या होता है, ये हायोड बोन को काउंट नहीं करते हैं, कई बार हायोड बोन को, क्योंकि ये हड्डी यहाँ पर गले में पाई जाती है, तो कई बार इसको काउंट नहीं करते हैं। अगर इसको बिना काउंट किए तो 28 भी कई बार ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हायोड बोन को काउंट करेंगे तो 29 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड, हृदय की दोनों आवाजों के मध्य कितना समयांतराल होता है। चलो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.8 सेकेंड, बी ऑप्शन 0.5 सेकेंड, सी ऑप्शन 0.3 सेकेंड एंड डी ऑप्शन है 0.1 सेकेंड। कितना होता है, कितना समयांतराल होता है दोनों हृदय के, सॉरी, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू, हृदय की जो धड़कन होती है, हार्ट साउंड के बीच में कितना गैप होता है। चलो अच्छा आंसर करो। ठीक है, फास्ट करेंगे, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। ठीक है, आंसर तो करिए जल्दी जल्दी, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। सारे लोग देख रहे हैं, बहुत कम लोग जुड़े हैं आज, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो कितना अंतराल होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपने पढ़ा होगा, है ना। कितना अंतराल होता है तो बताएंगे कि मैम ये होता है 0.8 सेकेंड का।
हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कितना होता है बताएंगे? कार्डियक साइकिल का जो क्या होता है टाइम होता है उसको कहेंगे मैम, ये होता है कितना 0.8 सेकेंड का। और ये इसमें जो साउंड आती है वो कौन सी साउंड कहलाती है? वो साउंड होती है, क्या होती है? लब और डब करके साउंड इसमें प्रोड्यूस होती है ना। ये क्या है? ये हार्ट बीट की जो साउंड होती है वो इससे प्रोड्यूस होती है और इसी को सुनते हैं डॉक्टर। इसी को हार्ट बीट का जो कह सकते हैं सुनते हैं, इसी लब और डब की ध्वनि को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस अकर्स इन अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है आल सोमैटिक सेल्स, आल जर्म सेल्स, गैमेट्स में या फिर इन स्पर्म्स में? चलो भाई फटाफट से बताएंगे सारे लोग। चलिए अच्छा आंसर करिए। मियोसिस कहाँ पर देखने को मिलता है? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सभी कायिक कोशिकाओं में, बी ऑप्शन है सभी जनन कोशिकाओं में, सी ऑप्शन है युग्मकों में, एंड डी ऑप्शन दिया है स्पर्म्स में। चलो चलो आंसर करो सभी लोग फटाफट से। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ठीक है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? 10th के लिए सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। चलिए भाई क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या होगा? जर्म सेल्स में देखने को मिलता है। सभी क्या है जनन कोशिकाओं में कौन सा डिवीजन होता है? तो कहेंगे मियोसिस होता है। माइटोसिस कहाँ पर होता है? वो कायिक कोशिकाओं में होता है। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। मियोसिस ज्यादातर सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। सभी क्या है जर्म सेल्स में देखने को मिलता है मियोसिस। मियोसिस सभी जर्म सेल्स में देखने को मिलता है। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन, बीज प्रकृति पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन लाइकोपोडियम में, बी ऑप्शन सिलेजनेला में, सी ऑप्शन है राइनिया में, एंड डी ऑप्शन है स्फैग्नम में। चलो भाई आंसर करेंगे। बीज प्रकृति सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है या कहाँ पर पाई जाती है? लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, राइनिया या फिर स्फैग्नम में? ठीक है, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए सीड हैबिट कहाँ पर देखने को मिलती है? सीड हैबिट कहाँ पर देखने को मिलती है? तो बताएंगे कि ये देखने को मिलती है स्लेजिनेला में। ठीक है, कहाँ पर? स्लेजिनेला में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्लेजिनेला में बीज प्रकृति पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर। कुछ रूप से कुछ जो स्लेजिनेला की स्पीसीज होती हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पेरेंटल केयर बाय मेल ऑफ फाउंड इन, किसके नर में पैतृक संरक्षण का गुण पाया जाता है? पैतृक संरक्षण, पेरेंटल हैबिट किसमें देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन हिप्पोकैम्पस फिश में, बी ऑप्शन है लेबिया फिश में, सी ऑप्शन है एनाबेस फिश में या फिर स्कॉलियोडॉन फिश में। चलो भाई आंसर करो सारे लोग। क्या होगा? 12th के लिए बताएंगे। पेरेंटल केयर बाय मेल ऑफ फाउंड इन, मेल कंडीशन में कहां पर पेरेंटल केयर देखने को मिलता है? हिप्पोकैम्पस में, लेबिया में, एनाबास में या फिर स्कॉलियोडॉन में? चलो जल्दी से आंसर करेंगे सारे लोग। कहां पर पेरेंटल केयर देखने को मिलता है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो तो यहाँ पर बताएंगे ये देखने को मिलता है कहाँ पर? हिप्पोकैम्पस फिश में। इसका जो मेल होता है उसमें पाउच पाया जाता है। जैसे कि कंगारू में आप पढ़ते हो ना, वैसे ही हिप्पोकैम्पस के मेल में पाउच होता है और वो जो नवजात बच्चे हैं, नवजात शिशु होती हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए हेल्प करता है। मतलब उनको उसी पाउच में रखता है ये। क्लियर है?
चलो, स्कॉलियोडॉन फिश के बारे में आप पढ़ते हो तो स्कॉलियोडॉन में हमने क्वेश्चन किया था, ये कैसी मछली होती है जो बच्चों को जन्म देती है ना? ये कैसी होती है? विविपेरस होती है, मांसाहारी शार्क की कैटेगरी में आती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है स्कॉलियोडॉन मछली क्या है, तो ये बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, विविपेरस होती है। ठीक भाई, चलो 12th के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सा इंटरसेलुलर जंक्शन है एनिमल सेल के रेफरेंस में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका मिडिल लेमिला, बी ऑप्शन है प्लाज्मोडेस्मेटा, सी ऑप्शन है डेस्मोसोम्स एंड डी ऑप्शन है ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलेक्स। चलिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल। इंटरसेलुलर जंक्शन एनिमल सेल में कौन सा पाया जाता है। चलिए बताएंगे सारे लोग कौन सा इंटरसेलुलर जंक्शन है जो कि कहां पर देखने को मिलता है। ये देखने को मिलता है प्राणी कोशिकाओं में। ठीक है, प्राणी कोशिकाएं या इनको कह सकते हैं एनिमल सेल। चलो भाई बताओ, सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे तो यहाँ पर बताएंगे मैम इसमें पाया जाता है क्या, बंध काय कहा जाता है इसको, डेस्मोसोम्स पाया जाता है कहाँ पर, एनिमल सेल में। ठीक है, डेस्मोसोम्स पाया जाता है कहाँ पर, एनिमल सेल में। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन, जो नई पत्तियां होती हैं, तरुण पत्तियां, वो कुंडलित होती हैं, ऐसी कुछ आकार की होती हैं। ये कहां पर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन मार्सिलिया में, बी ऑप्शन फर्न में, ये फर्न दिया है आपका, ठीक है, फर्न में, सी ऑप्शन साइकस में या फिर सभी में। चलिए फटाफट से बताएंगे। चलो भाई सभी लोग आंसर करिए। 14th के लिए यंग लीव्स कहां पर पाई जाती हैं, यंग लीव्स कहां पर पाई जाती हैं। 14th के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ऐसी पत्तियां जो क्या होती हैं, कुंडलित होती हैं, और वो नई पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां जो कि कुंडलित होती हैं, वो कहां पर देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखेंगे ये मार्सिलिया में भी होता है, फर्न में भी होता है, साइकस में भी होता है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, सभी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तो बताएंगे, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। चलो, सुपरफिशियल क्लीवेज कहां पर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आइसोलेसाइथल एग्स में, बी ऑप्शन दिया है मीसोलेसाइथल एग्स में, सी ऑप्शन माइक्रोलेसाइथल एग में या फिर सेंट्रोलेसाइथल एग में। चलिए भाई, और सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। आइए बताएंगे कि सुपरफिशियल क्लीवेज कहां पर देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है सतही विदलन, किसका प्रमुख लक्षण है। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे। लोग आज आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना स्लो क्यों जा रहे हैं, है ना, क्यों इतना स्लो जा रहे हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। 15th के लिए बताइए भाई, आंसर बताइए सारे लोग। 15th के लिए आंसर बताइए सारे लोग। कहाँ गए आज क्लास वाले बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुपरफिशियल क्लीवेज कहां पर देखने को मिलता है, सुपरफिशियल क्लीवेज कौन से एग में देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आइसोलेसाइथल एग, बी ऑप्शन है मीसोलेसाइथल एग्स, सी ऑप्शन है मैक्रोलेसाइथल एग्स एंड डी ऑप्शन है सेंट्रोलेसाइथल एग्स। किस में देखने को मिलता है तो कहेंगे कि ये सेंट्रोलेसाइथल एग्स में देखने को मिलता है ना। कहां पर होगा तो कहेंगे कि मैम ये देखने को मिलता है सेंट्रोलेसाइथल एग में। ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, ये एस्कॉन टाइप का है, ठीक है। एस्कॉन, एस्कॉन कैनाल सिस्टम फाउंड इन, एस्कॉन नाल प्रणाली पाई जाती है। एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम कहाँ पर देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रेंसिया में, बी ऑप्शन स्काइफा, सी ऑप्शन ल्यूकोसोलिनिया या फिर स्पॉन्जिला। चलो अच्छा बताओ फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। एस्कॉन कैनाल सिस्टम फाउंड इन, एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किसमें देखने को मिलता है? 16th के लिए बता रहे हैं ऑप्शन सी और कुछ लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी। चलिए और बाकी लोग आंसर करिए। एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किसमें देखने को मिलता है? पढ़ते हैं आप ना, इस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम जो कि पूरी फेरा में आपको देखने को मिलता है। एस्कॉन टाइप की अगर बात करें तो ये देखने को मिलता है ल्यूकोसोलिनिया में, ठीक है। कहां पर? तो ल्यूकोसोलिनिया में देखने को मिलता है एस्कॉन टाइप का। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, साइक्लोप्स सेकेंडरी होस्ट है किसका? हुकवर्म का, पिनवर्म का, ग्यूनिया वर्म का या फिर राउंड वर्म का? चलो सेकेंडरी होस्ट ऑफ, सेकेंडरी होस्ट साइक्लोप्स किसका सेकेंडरी होस्ट है? फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। साइक्लोप्स जिसको गिनी वर्म कहा जाता है किसका, सॉरी साइक्लोप्स किसका द्वितीयक पोषक माना जाता है? तो ये द्वितीयक पोषक होता है गिनी वर्म का। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी 17th के लिए बी नहीं होगा, सी होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, ठीक है अरुण कुमार जी, ऑप्शन सी होगा। गिनी वर्म का जो होस्ट होता है उसी को साइक्लोप्स कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स, सारी की सारी मसल्स जो कि बोन्स से अटैच हुई होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑल मसल्स विच आर अटैच टू द बोन्स, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनस्ट्रिप्टेड मसल्स, अरेखित पेशियां बोलेंगे। बी ऑप्शन है अनस्ट्रिप्टेड एंड स्ट्रिप्टेड मसल्स, अरेखित पेशी व रेखित पेशी। सी ऑप्शन है कार्डियक मसल्स एंड डी ऑप्शन है ओनली स्ट्रिप्टेड मसल। चलो भाई आंसर करो सारे लोग, आंसर करिए सारे लोग, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? ऑल मसल्स विच आर अटैच टू द बोन्स आर, सभी मसल्स जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं? और एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे सारे लोग, ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे। चलो भाई सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा 18th के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? सभी मसल्स जो कि हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? कौन सी मसल्स होती हैं जो कि हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं? इनको ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है ना, क्या कहेंगे? ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। और ये केवल और केवल क्या होती हैं? तो ये कहेंगे कि ये होती हैं रेखित पेशियां, ओनली स्ट्रिप्टेड मसल्स, केवल रेखित पेशियां होती हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा तो बताएंगे कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केवल और केवल आपकी स्ट्रिप्टेड मसल्स को कहा जाता है, ये किससे जुड़ी हुई होती हैं? बोन्स से। चलो लकी गुप्ता जी, बाकी लोग भी आ जाइए भाई, क्लास कब से स्टार्ट हो गई है आप लोग पता ही नहीं चल रहा, आज क्लास वाले बच्चे दिखाई नहीं दे रहे है ना। चलो लकी गुप्ता जी, बाकी लोग कहाँ गए आपके यार दोस्त? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सारे लोग अपने ग्रुप में। चलो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटो स्टील इज फाउंड इन, प्रोटो स्टील कहां पर पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, इक्विसिटम में, मार्सिलिया में या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी में नहीं। सब आ रहे हैं, 5 मिनट वेट। अच्छा चलिए भाई बताएंगे कहां पर देखने को मिलता है क्या प्रोटो स्टील? प्रोटो स्टील इज फाउंड इन,
प्रोटोस्टिल पाई जाती है? लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, मार्सिलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो अच्छा, आंसर करिए फटाफट से सारे लोग। प्रोटोस्टिल कहां पर देखने को मिलती है? चलो ऑप्शन सी बता रहे हैं कुछ लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए लाइकोपोडियम में पाई जाती है। ठीक है, क्या बताएंगे? तो कहेंगे कि ये लाइकोपोडियम में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। लाइकोपोडियम होगा, ऑप्शन ए होगा भाई। नहीं नहीं, मार्सिलिया में नहीं होता है, मार्सिलिया में साइफनोस्टील होता है। मार्सिलिया में लकी गुप्ता जी साइफनोस्टील होता है। प्रोटोस्टील आपका लाइकोपोडियम में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्क ग्लैंड्स ऑफ सिल्क माउथ आर बॉडिफिकेशन ऑफ। रेशम कीट का जो रेशम ग्रंथियां होती हैं वो किसका रूपांतरण होती हैं? किसका रूपांतरण होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोलेट्रल ग्लैंड्स, बी ऑप्शन है मशरूम ग्लैंड्स, सी ऑप्शन है सलाइवरी ग्लैंड्स एंड डी ऑप्शन है एनल ग्लैंड्स का। किसका रूपांतरण होती हैं? सिल्क ग्लैंड्स ऑफ सिल्क मॉथ, रेशम कीट का जो रेशम ग्रंथियां होती हैं वो किसका रूपांतरण होती हैं? चलो चलो आंसर करो सारे लोग। मिथिलेश कुमारी, दक्षा, लकी गुप्ता, पीके सम्राट, रेसू जी। चलो ऑप्शन सी बता रहे हैं और लोग आंसर करिए, और लोग आंसर करेंगे। चलो और लोग आंसर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मैडम जी बाकी विकास विकल्प को भी एक्सप्लेन कर दिया करो प्लीज। हाँ बेटा बता तो देते हैं। चलो तो बताएंगे कि कौन सी ग्लैंड है जो कि सिल्क ग्लैंड में मॉडिफाई हो जाती हैं, है ना? कौन सी ग्लैंड है जो कि मॉडिफाई हो जाती है किसमें? सिल्क ग्लैंड में। तो ये बिल्कुल सही जा रहे हैं, कहेंगे कि ये होती हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ये सलाइवरी ग्लैंड हैं जो कि मॉडिफाई हो जाती हैं किसमें? इसी से रेशम बनता है बाद में। क्लियर? यही कहलाती हैं क्या? तो यही कहलाती हैं आपकी सिल्क ग्लैंड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्सीनिया कॉजेस। पक्सीनिया डिसीज किससे होता है? पक्सीनिया से क्या होता है? सॉरी, पक्सीनिया से क्या होता है? रस्ट डिसीज कॉज करता है, स्मथ डिसीज कॉज करता है, वाइल्ड डिसीज कॉज करता है या फिर नन ऑफ द एबव? इनमें से कोई नहीं। चलो अच्छा, चलो फटाफट से बताएंगे। पक्सीनिया कॉजेस, पक्सीनिया से कौन सा डिसीज होता है? पढ़ते हैं ना, पक्सीनिया से कौन सा डिसीज होता है? चलो गेहूं में इससे होने वाला रोग पढ़ते हैं। तो कौन सा रोग होता है? गेहूं में पढ़ते हैं ना, गेहूं में। चलो हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, रस्ट डिसीज होता है इससे। क्या कहेंगे? तो रस्ट डिसीज कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। हाँ बिल्कुल, रस्ट डिसीज होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पॉलन ग्रेन, बी ऑप्शन एल्गी, सी ऑप्शन फंजाई या फिर नन ऑफ द एबव? इनमें से कोई नहीं। चलो विच ऑफ दिस इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल। फॉसिल में कह सकते हैं कि ये वेल प्रिजर्व्ड कौन सा होता है? चलो 22 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। 22 ठीक है। चलो चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन का कह सकते हैं इसका संरक्षण काफी समय तक किया जाता है।
है ना, इसका संरक्षण काफी समय तक किया जा सकता है। इसकी जो बाहरी वाली लेयर होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो कहेंगे कि इसका बाहरी स्तर एक्साइन कहलाता है, जो कि स्पोरोलेनिन का बना होता है। हाँ जी, मिथिलेश कुमारी जी बता रही हैं, बहुत सही। ये किस चीज का बना होता है, तो स्पोरोलेनिन का बना होता है, जो कि काफी टफ होता है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये स्पोरोलेनिन एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि हाई टेम्परेचर में भी या फिर बाकी एंजाइम्स वगैरह की क्रिया से भी नष्ट नहीं होता है। इसी वजह से इसको काफी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व फाउंड इन फ्रॉग इज। अभी पहला या दूसरा क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको। चलो ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, ये सारा बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है फ्रॉग में, फ्रॉग में पूछा है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 5, बी ऑप्शन है आपका 20, सी ऑप्शन है आपका 10 एंड डी ऑप्शन है 30। चलो सभी लोग आंसर करेंगे। 23 के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। लकी गुप्ता जी 5 कैसे बता रही हैं? 5 किस में होता है भाई? लकी गुप्ता जी 5 कैसे बता रही हैं आप? चलिए 23 के लिए बताएंगे दक्षा, मिथिलेश कुमारी, आकाश। आकाश जी आप कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलोगे? अभी 10 बजे तो आए थे, फिर आप चले गए, है ना। क्लास छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बच्चे आज। आकाश जी, बाकी लोग कहाँ गए? आकाश जी के ग्रुप वाले आज दिखाई नहीं दे रहे। सोनी यादव जी, स्वाति यादव जी, ये सब लोग कहाँ गए? क्लास के रेगुलर बच्चे दिखाई नहीं दे रहे आज। यादव नेहा 10 बता रही हैं। हाँ चलो और लोग आंसर करो। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया है, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही किया था। ये फटाफट से बताएंगे। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व फाउंड इन फ्रॉग, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ये क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। आप लोग सारे के सारे लोग। अरुण कुमार जी पेयर में 10 होती हैं। चलो और बाकी लोग आंसर करिए। और बाकी लोग, रमाकांत जी आ गए हैं। चलो दक्षा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कौन सी इनमें एब्सेंट होती हैं अगर पूछा जाए? कौन सी क्रेनियल नर्व है? ज्योति सोनी जी गुड मॉर्निंग। चलो बताएंगे कि कौन सी एब्सेंट होती हैं। लकी गुप्ता जी ठीक है, तो बताएंगे कि नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व फाउंड इन फ्रॉग दैट इज 10। और अगर पूछा जाए कि कौन सी इनमें एब्सेंट है, कौन सी एब्सेंट होती हैं, तो कहेंगे कि मैम 11th और 12th वाली जो होती हैं, है ना, 11th एंड 12th इसमें एब्सेंट होती हैं। अच्छा वैसे एक चीज और होती है, कई जगह आपको ये भी लिखा रहेगा। बायो ब्लूम जी बहुत देर से आ रहे हैं भाई, 10 बजे से क्लास स्टार्ट है। बायो हब सुचि मिश्रा जी, चलो बाकी लोग भी आ गए हैं। कहाँ थे आप सारे लोग? कब से आपका इंतजार हो रहा था। माइग्रेशन, कहाँ से माइग्रेट करके आ रहे हैं? ज्योति सोनी जी कहाँ से माइग्रेट करके आ रहे हैं? राधे राधे सुचि मिश्रा जी कहाँ से माइग्रेट करके आ रहे हैं? सारे बच्चे आज हमारी रेगुलर क्लास वाले दिखाई ही नहीं दे रहे थे। चलो हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 11th और 12th पेयर नहीं होगा इसमें। बाकी आप पढ़ते हो, बाकी आप पढ़ते हैं। अगर आप बात करो मैमल्स में या ह्यूमंस में, देखते हैं ह्यूमंस में कितना होता है। ह्यूमन में बता दीजिए फटाफट से, सभी लोग आंसर करेंगे। चलो ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे। अरुण जी ह्यूमंस में कितना होता है टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ह्यूमंस में? चलो आंसर करो, जो पूछ रही हूँ। अच्छा वो बताइए, दूसरे चैनल पे थे, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर बताएंगे फिलहाल क्या होगा राइट आंसर। यादव नेहा, लकी गुप्ता, दक्षा, आकाश जी, आकाश जी मार्केट गए थे अभी आ रहे हैं। अच्छा शादी की शॉपिंग चल रही इनकी, है ना। क्लास के टाइम पे ही सारे काम याद आते हैं। हाँ बिल्कुल, ह्यूमंस में होता है 12 पेयर्स। पेयर्स में होती हैं कितनी? 12 पेयर्स। एक बहुत पूछा जाता है आपसे, 10 नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है वो वेगस कहलाती है ना। कौन सी नर्व होती है? तो ये वेगस नर्व होती है। और ये पहली ऐसी नर्व होती है जो आपके ब्रेन यहाँ से क्रेनियल से निकलकर बॉडी में आती है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। केमिस्ट्री गर्ल भी आ गई हैं। चलो, तो नंबर ये आपसे पूछा जाता है ह्यूमंस में या फिर फ्रॉग में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो वेगस नर्व होती है ये पहली ऐसी क्रेनियल नर्व होती है जो कि निकलकर कहाँ से, ये आपके क्रेनियल से निकलकर बॉडी में आती है, पूरी बॉडी में यही जाती है। बिल्कुल लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कह सकते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। चलिए, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, बहुत सही। और भाई सेशन को शेयर कर दीजिए, सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूथेरियन मैमल्स आर, यूथेरियन मैमल्स कैसे होते हैं? ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस होते हैं या फिर बोथ ए एंड सी? चलो, बोथ ए एंड सी। चलिए चलिए, अच्छा आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। ज्ञान प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी लोग अब बताएंगे आंसर 24 का। 24 के लिए बताएंगे यूथेरियन मैमल्स कैसे होते हैं? ओविपेरस मतलब बच्चे देने अंडे देने वाले, विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले, ओवोविविपेरस कहा जाता है या फिर इनको बोथ ए एंड सी कह सकते हैं, बोथ ए एंड सी। चलो 24 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, 24 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे सारे लोग। हाँ शिवानी जी आ गई हैं, गुड मॉर्निंग। चलो, तो कैसे होते हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ये विविपेरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है सभी लोगों का, ऑप्शन बी एकदम सही जा रहे हैं। सुधा ठाकुर जी, चलो सुधा ठाकुर जी आ गई हैं। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओनली विविपेरस, ज्योति सोनी जी बिल्कुल, आकाश जी, चलो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ चलो, ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीट वर्म इज द अल्टरनेट, चलो सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? सीट वर्म किसका दूसरा नाम है? क्वेश्चन पूछा है 25 के लिए, आंसर करिए। चलो आंसर करेंगे पिन वर्म का, हुक वर्म का, इंटेस्टाइनल राउंड वर्म का या फिर ग्यूनिया वर्म का? चलो चलो आंसर करो 25 के लिए, 25 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन पूछा है सीट वर्म, सीट वर्म किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है ना? किसको कहा जाता है? सीट वर्म किसको कहा जाता है? हाँ जी, चलो फटाफट से बताएंगे। पिन वर्म को कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। पिन वर्म को कहा जाता है ना, इंटेरोबॉयसिस कहा जाता है इसको। क्या कहेंगे? इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या कहलाता है? इंटेरोबॉयसिस, है ना, इंटेरोबियस कहलाता है ये। चलो, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं 26 में। हाँ जी, पिन वर्म, बिल्कुल पिन वर्म कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा पानी की जो हानि होती है उसको किस नाम से जानते हैं? गटेशन कहलाता है, एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन या फिर नन ऑफ द एबव? चलो, वाटर वेपर के रूप में आकाश जी, आपकी शिवानी दीदी आज पता नहीं कहाँ चली गई हैं, आप जाइए उनको लेके आइए। आकाश जी जाइए, शेयर करिए क्लास को शिवानी दीदी के पास अपने और लेके आइए। चलो, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज गटेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन या फिर नन ऑफ द एबव? इनमें से कोई नहीं। चलो, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? ज्ञान प्रकाश जी, मिथिलेश कुमारी, सुचि मिश्रा, बायो ब्लूम, अंकिता मिश्रा, चलो फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा पानी की जो हानि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन।
है ना, क्या कहा जाता है, तो बताएंगे कि मैम ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी, चलो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। गटेशन क्या होता है फिर, गटेशन, गटेशन बता दीजिए, गटेशन क्या होता है, गटेशन, चलो गटेशन बताइए क्या होता है, एक बार सभी लोग आंसर करिए। हाँ बिल्कुल, चलो आंसर करेंगे, गटेशन क्या होता है, गटेशन बता दीजिए भाई। गटेशन ये कौन सा प्रोसेस होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? हाँ बिल्कुल, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब लॉस होता है तो उसको गटेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में जब लॉस होता है उसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड एज गटेशन। बिल्कुल सुचि मिश्रा जी बिल्कुल सही जा रही हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए 26 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीसीज, निम्न में से कौन सी एक जलीय जाति है। ये क्वेश्चन कल भी किया था हमने, है ना, याद है सभी को, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। रिक्सिया की प्रजाति में हमने देखा था कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रजाति है जो कि एक्वेटिक है। चलो अच्छा आंसर करो, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, कल के सेशन में सेम क्वेश्चन था, फटाफट से बता देंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर 27 के लिए। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, यादव नेहा जी, दक्षा जी, अरुण कुमार, लकी गुप्ता केमिस्ट्री गर्ल, अंकिता मिश्रा, सुचि मिश्रा, बायो हब, बायो ब्लूम, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। कल हमने ये क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन ही किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिस ऑफ लैमार्किज्म, लैमार्कवाद का आधार क्या है। लैमार्क ने जब अपना नियम दिया, अपना जो लॉ बताया एवोल्यूशन के लिए, तो उसका जो मेन बेसिस है वो क्या था। फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल सिलेक्शन, बी ऑप्शन म्यूटेशन, सी ऑप्शन वेरिएशंस, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। चलो भाई, लैमार्क और डार्विन ने अलग अलग थियरी दी थी एवोल्यूशन के रेफरेंस में। तो बताएंगे कि कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि लैमार्क ने अपना बेसिस दिया था, अपने जो सिद्धांत में बताया था। ठीक है, अपना जो सिद्धांत बताया था उसमें बताएंगे। चलो भाई फटाफट से आंसर करेंगे 28 के लिए। बायो ब्लूम जी क्या हुआ, देखो सब लोग को इतनी फिक्र है, क्या हो गया भाई। चलिए आंसर करिए सारे लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर बताएंगे कि बेसिस ऑफ लैमार्किज्म, दैट इज द, इनका मेन बेसिस क्या था, इन्होंने बताया था इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को लेके। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1 इन, ये क्वेश्चन भी कल किया था हमने, ये क्वेश्चन भी कल किया था। चलो सेम क्वेश्चन कल किया था, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1, श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है। लेस देन 1 पूछा है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, या फिर नॉर्मल डाइट। चलो भाई फटाफट से बताओ, चलो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, वसा का, या फिर जो सामान्य आहार लेते हैं, क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर, और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे और लाइक जरूर कर देंगे। श्वसन गुणांक 1 से कम किसका नहीं होता है, तो कल भी हमने देखा था ये होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। क्यों, क्योंकि मैम इसका होता है 1।
है ना। कितना होता है तो कहेंगे 1 होता है। प्रोटीन्स का कितना होता है, प्रोटीन का और वसा का बता दीजिए फटाफट से। प्रोटीन्स का कितना होता है और वसा का, फैट का कितना होता है। चलो भाई आंसर करिए, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर प्रोटीन के लिए बताइए। शिवानी कोहली, शिवानी क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है, ये भी हवा में उड़ गया है, ये क्या मतलब है। ठीक है चलो बताओ आप लोग। चलिए अच्छा बताएंगे बताएंगे। अच्छा ठीक है, प्रोटीन्स का कितना होता है और फैट्स का कितना होता है। चलो चलो फटाफट से बताइए। अच्छा प्रोटीन्स का श्वसन गुणांक कितना होता है और प्रोटीन्स का कितना होता है और क्या कहेंगे वसा का कितना होता है। तो प्रोटीन्स का 0.8 या 0.9 भी कई बार दिया रहता है। ठीक है 0.8 से 0.9 के बीच में होता है लगभग। फैट का 0.7 कह लीजिए और नॉर्मल डाइट का 0.85 के आसपास का होता है जो सामान्य आहार लेते हैं। हाँ ठीक है, प्रोटीन का ये कह सकते हैं लगभग 0.8 भी कहीं दिया होता है और 0.9 भी कई बार दिया रहता है। क्लियर। 0.7 किसका होता है, ये होता है फैट का। और एक चीज और जो सामान्य जो सब शामिल होता है उसमें, उसका लगभग 0.85 के आसपास होता है। क्लियर है। चलो हाँ जी, लेस देन 1 होता है, यही तो क्वेश्चन पूछा था आपसे मिथिलेश कुमारी जी। कोई बात नहीं, लेस देन 1 ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। क्लियर, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने। मलेरिया के जो मच्छर हैं उनके नियंत्रण के लिए कौन सी फिश का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन रोहू मछली, बी ऑप्शन है गैम्बूसिया, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। ये तो सभी को पता होगा, क्यों भाई ये सबको पता है ना। चलो फटाफट से आंसर करो। अच्छा 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30 अरुण कुमार जी केमिस्ट्री गर्ल, चलो फटाफट से बताएंगे। द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया, मलेरिया के मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। जहां पर पानी रुका हुआ होता है वहां पर मच्छरों का जो लार्वा है वो पनपता है और यहाँ पर कहेंगे कि इस मछली को डाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये उनके लार्वा को खा जाती है ना। ये क्या करती है, जो मच्छर हैं उनके लार्वा को खा जाती है। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंबूसिया फिश है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी सोमाइट्स आर फाउंड इन ए 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो, 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है। चलो हाउ मैनी सोमाइट्स आर फाउंड इन ए 33 आवर ओल्ड चिक एम्ब्रियो, पक्षी के 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है। 31 के लिए बताएंगे, 31 के लिए। चलो फटाफट से 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है। चलो बताओ फटाफट से कितना होता है, लगभग नंबर पूछा है, लगभग नंबर पूछा है। 31 के लिए, 31 के लिए बताएंगे क्या होगा नंबर।
33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे कितना होता है। कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग 10 बता रहे हैं। क्या होगा, क्या होगा? ये तो भूल जाता है। कौन भूल जाता है? ये तो भूल जाता है। क्या भूल जाता है? आज सभी बच्चे क्लास पता नहीं कौन सी क्लास में बिजी हैं, है ना, क्लास में आ ही नहीं रहे हैं। तो चलो 33 घंटे के जो पक्षी का भ्रूण है, खासकर बात कर रहे हैं अगर मुर्गी के अंडे की, चिक के बात करें तो उसमें नंबर ऑफ 10 होते हैं। क्लियर? कितना होता है सोमाइट्स की संख्या? तो नंबर ऑफ 10 होता है। ठीक है भाई, कितना होगा? वैसे कहीं कहीं पर ये 12 to 13 भी दिया रहता है, बट अगर करेक्टली आपको लगाना क्या है तो आप 10 लगाओगे। 31 का डी होगा बेटा। दिया रहता है वैसे टिपिकली 12 से 13 पेयर भी होता है। ठीक है, 12 से 13 पेयर होता है, लेकिन आप यहाँ पर क्या लगाओ? तो आप यहाँ पर 10 लगाओ। सोमाइट्स की संख्या अगर 33 घंटे के बाद की बात करें, 33 घंटे में पता है आपको वो क्या होगा? तो वो 4 मिलीमीटर लंबा हो जाता है और सिर के पहले भाग से उसका क्या होता है? घुमाव होता है, तब 12 से 13 होता है। 33 घंटे के बाद अगर बात करें तो वो पहला जो घुमाव होता है उसमें 12 से 13 होता है। आपसे 33 घंटे तक का पूछा है। ठीक है, 33 घंटे तक का पूछा है, तो यहाँ पर 10 होगा। देखिए अब इसी तरह के क्वेश्चन क्या होता है, कंफ्यूजिंग होते हैं। आपसे पूछा है 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट की संख्या कितनी होगी। 33 घंटे के बाद पूछता अगर, तो वहां पर 12 से 13 होता है। जो पहला घुमाव होता है उसमें जो नंबर ऑफ सोमाइट्स की अगर बात करें तो वो 12 से 13 होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अभी बात करें 33 घंटे तक की अगर बात करें तो वहां पर 10 ही होता है। ठीक है, कहाँ पर? तो बताएंगे कि नंबर ऑफ यहाँ पर 10 होता है। निषेचन के 13 घंटे के बाद जब भ्रूण पहली बार क्या होता है, 4 mm का लॉन्ग होता है, उसके बाद वहां पर 12 से 13 सोमाइट्स का निर्माण होता है। बाकी अगर आपसे 33 घंटे तक का पूछा जाए तो 10 लगाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ शिवानी कोहली जी सही कह रही हैं। कई जगह क्या होता है आपका ये 13 अब यहाँ पर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में एक चीज और है, कल का एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें एल्कोहल वाला क्वेश्चन याद है आपको? एल्कोहल का इफेक्ट ब्रेन के किस पार्ट में होता है? उसमें भी सेम चीज वही होता है। कई जगह आयोग ने, कुछ एग्जाम्स में आयोग ने उसको सेरिबेलम माना है और कुछ में सेरिब्रम माना है। कल के क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो कल का हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन था एल्कोहल अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ब्रेन, ये दिया था क्वेश्चन, है ना, विच पार्ट ऑफ ब्रेन। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर आपसे, वैसे तो ब्रेन के पूरे पार्ट में होता है, वैसे तो इफेक्ट पूरे पार्ट में होता है, लेकिन जो प्राथमिक अगर बात कहा जाए कि प्राथमिक तौर पर किसमें होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये होता है आपका किसमें? सेरिबेलम में। कल के क्वेश्चन में हमने सेरिब्रम लगाया था, है ना। सेरिब्रम में भी होता है, लेकिन दो चीजें होती हैं, एक तो आपका होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म या थोड़े टाइम के बाद ही अगर देखा जाए, जो कि आपका इफेक्ट होता है पॉइस्चर में, बैलेंसिंग में, है ना। शराब वगैरह पीने के बाद ज्यादातर जो इफेक्ट होता है वो बैलेंसिंग में होता है, और बैलेंसिंग वाला जो पार्ट होता है वो कंट्रोल होता है आपका सेरिबेलम से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी लगाएंगे आप। कल वाले क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा। हाँ, सेरिबेलम लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम और सेरिब्रम की अगर तुलना की जाए तो सेरिब्रम का जो पार्ट होता है वो ज्यादातर आप कह सकते हो स्पीच में या फिर जो चेतन अवस्था होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। खैर होता वो भी है,
होता वो भी है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो पार्ट दिया नहीं है पर्टिकुलर, ऐसा प्राथमिक या सेकेंडरी ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दिया करिए, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सेरिब्रम क्यों होगा, सॉरी सेरिबेलम क्यों होगा, क्यों, क्योंकि सेरिबेलम का यहाँ पर अगर आपसे अल्कोहल का पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एक तो पहला यही होता है कि अगर इन जनरल पूछा जाए तो लिवर सिरोसिस होता है। अगर ब्रेन के रेफरेंस में पूछता है तो पहला होता है कि अल्कोहल का जो नशा होता है वो पॉइस्चर को बिगाड़ने में काम करता है ना, बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बैलेंसिंग के लिए आपका सेरिबेलम वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप बी लगा लेंगे। क्लियर है। बाकी अगर आपसे सेरिब्रम वाले पार्ट के लिए बात की जाए तो देखिए इन जनरल अगर देखा जाए तो सारा पार्ट डिस्टर्ब होता है ना, अल्कोहल की वजह से तो सारा पार्ट डिस्टर्ब हो रहा है। अल्कोहल जो स्पीच की अगर बात करता, पर्टिकुलर आपसे अगर क्वेश्चन पूछता कि अल्कोहल की वजह से स्पीच डिस्टर्ब हो रही है या फिर चेतन और अवचेतन अवस्था की बात करता, तो उसमें आप सेरिब्रम लगाओगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो भाई ठीक है, अब डाउट क्लियर हो गया। कल कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे यहाँ पर, शिवानी जी बिल्कुल सही है। अब हाँ ठीक है, सेरिबेलम ही होगा मिथिलेश कुमारी जी, ठीक है। अब कोई दिक्कत है? चलिए फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, 31 के लिए बताएंगे आप। तो 31 देखिए यही सब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्लियर पूछा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप 10 लगाएंगे, ठीक है। अगर 33 घंटे के बाद की बात करें तो ये फिर 12 से 13 के आसपास होता है सोमैटिक सेल्स, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में आपके क्या पूछा है, तो 33 घंटे तक के लिए पूछा है ना, 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में पूछा है। क्लियर? चलो बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द इन्फ्लोरेसेंस इन यूफ्रोबिया हिरसुटा में हिरसुटा इज, इन्फ्लोरेसेंस यूफ्रोबिया हिरसुटा में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है? फर्स्ट ऑप्शन हाइपेंथोडियम, बी ऑप्शन है साइएंथियम, सी ऑप्शन है वर्टिसिलास्टर एंड डी ऑप्शन है रेसिमोस। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में 32 के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। चलिए 32 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32, इन्फ्लोरेसेंस इन इफ्रोबिया, इफ्रोबिया में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है? चलो भाई बताएंगे, इन्फ्लोरेसेंस इन यूफ्रोबिया 32 के लिए बताएंगे। चलो बताइए सारे लोग क्या होगा, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है? यहाँ पर होता है साइएंथियम। क्लियर है, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल। केमिस्ट्री गर्ल मिथिलेश कुमारी जी सभी लोग सही बता रहे हैं, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 32 के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कंटेन्स ए फ्लूइड कॉल्ड, द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कंटेन्स ए फ्लूइड कॉल्ड, कला गहन में भरा हुआ तरल क्या कहलाता है? चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कंटेन्स ए फ्लूइड कॉल्ड, उसको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेरीलिम्फ, बी ऑप्शन है हीमोलिम्फ, सी ऑप्शन है लिम्फ या फिर एंडोलिम्फ, किस नाम से जाना जाता है? चलिए भाई आंसर करिए और जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो 33 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, 33 अगले आ जाते हैं, 33 के लिए सभी लोग उत्तर देंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। कला गहन में भरा हुआ तरल क्या कहलाता है? 33 के लिए कुछ लोग बता रहे हैं हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ कैसे होगा भाई, हीमोलिम्फ कैसे होगा? चलो बताओ भाई आंसर करो, 33 के लिए कुछ बी बता रहे हैं, हीमोलिम्फ कैसे होगा भाई?
देखिए क्वेश्चन पढ़ा करिए पहले, इसी तरह में फिर क्या होगा, कंफ्यूज होते हैं और फिर कहेंगे मैम समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पूछा है द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंटेन्स ए फ्लूइड। मेम्ब्रेनस चलो कुछ लोग अब देखिए क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। चलिए भाई आंसर करिए, आंसर करिए सारे लोग। 33 के लिए बी नहीं होगा भाई, यहाँ पर एंडोलिम्फ होता है, एंडोलिम्फ होता है शिवानी जी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एंडोलिम्फ कहलाता है ये, पेरिलिम्फ भी नहीं होगा, एंडोलिम्फ कहलाता है। ऑप्शन डी होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इन द इनर ईयर, जो आपका इनर ईयर होता है सबसे अंदर वाले में, उसको क्या कहते हैं, तो वहां पर क्या भरा होता है, वहां पर एंडोलिम्फ भरा होता है। ठीक है, एंडोलिम्फ भरा होता है। चलो क्लियर है, सबसे आंतरिक वाला भाग होता है, सबसे अंदर वाला भाग होता है कान का, एंडोलिम्फ कहलाता है, बिल्कुल एंडोलिम्फ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डीएनए इज नॉट फाउंड इन। डीएनए किस में नहीं मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियस में, बी ऑप्शन राइबोसोम, सी ऑप्शन प्लास्टिड्स में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए कहां पर नहीं देखने को मिलता है? चलो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाइए सभी लोग। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, केंद्रक में, राइबोसोम में, लवक में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए भाई फटाफट से बता दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डीएनए कहां पर नहीं मिलता है? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर डीएनए नहीं होता है? बिल्कुल राइबोसोम को कहेंगे कि यहाँ पर डीएनए नहीं होता है, और इसी को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है, स्मॉलेस्ट होता है ना, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है ये। ठीक है, और इसी को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, और इसी को कहा जाता है सेल के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है ना। सेल कहेंगे ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, इसी को कहा जाता है, राइबोसोम को ही ध्यान रखेंगे, है ना। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग पाया जाता है, इसी को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए न्यूक्लियस में पाया ही जाता है, न्यूक्लियस का मेन काम ही होता है। उसके अलावा प्लास्टिड में भी आपको देखने को मिलता है, और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये होते हैं 70S टाइप के, है ना। कौन से राइबोसोम होते हैं तो बताएंगे कि 70S टाइप के होते हैं। हाँ जी, चलिए क्लियर है। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है टुनिका एल्ब्यूजिनिया इज द कवरिंग ऑफ। टुनिका एल्ब्यूजिनिया किसकी कवरिंग है? फर्स्ट ऑप्शन स्प्लीन की, बी ऑप्शन हार्ट की, सी ऑप्शन टेस्टिस की, या फिर लंग्स की। चलो फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के लिए, टुनिका एल्ब्यूजिनिया इज द कवरिंग ऑफ स्प्लीन, हार्ट, टेस्टिस या फिर लंग्स। चलो चलो फटाफट से बताएंगे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, टुनिका एल्ब्यूजिनिया किसकी कवरिंग होती है? देखो कुछ लोग बता रहे हैं बी, कैसे? चलो आगे आ जाओ 35 के लिए। और आप जब लोग क्वेश्चन का आंसर करते हो, दक्षा जी या पीके सम्राट जी, आप लोग किया करो, क्या किया करो कि क्वेश्चन नंबर जैसे केमिस्ट्री गर्ल लिखती है ना 35 का, ऐसे करके ए और बी ऐसे लिखा करिए, ठीक है। चलिए किसकी कवरिंग होती है तो ये बताएंगे, ये टेस्टिस की कवरिंग होती है, टेस्टिस की कवरिंग होती है, ठीक है। स्प्लीन की नहीं होगी अंकिता मिश्रा जी, टेस्टिस की कवरिंग होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मेल में, उसकी कवरिंग होती है टुनिका एल्ब्यूजिनिया, पतली परत है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा।
ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को क्या कहा जाता है? चलिए भाई, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है विरियन, बी ऑप्शन दिया है कैप्सिड, सी ऑप्शन दिया है ऑब्लिगेट पैरासाइट, या फिर नन ऑफ दीज। चलो क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है 36। क्वेश्चन दिया है आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल, एक जीवित कोशिका के बाहर द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। वायरस पार्टिकल जो जीवित कोशिका के बाहर है उसको किस नाम से जाना जाता है? पहला दिया है विरियन कहा जाता है, बी ऑप्शन दिया है कैप्सिड कहलाता है, सी ऑप्शन है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, अनिवार्य परजीवी कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई फटाफट से बता दीजिए क्या कहलाता है ये। तो हाँ जी बिल्कुल, इसको कहा जाता है, वायरस को जनरली कहा जाता है किसके? निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब ये सजीव जीवों के या फिर कह सकते हैं कि लिविंग सेल के कांटेक्ट में है तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये कहेंगे कि बिल्कुल कैसे बिहेव करता है? लिविंग की तरह। लेकिन जब ये लिविंग सेल के बाहर होता है तो ये निर्जीव की तरह पड़ा रहता है और बहुत समय तक ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक ये वापस से किसी सजीव कोशिका की कांटेक्ट में नहीं आता है। और वो जो निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है विरियन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कंडीशन कहलाती है? आउटसाइड ऑफ द सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड एज विरियन, इसको कहा जाता है विरियन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, विरियन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में उत्पादित होने वाले NADH2 का संख्या क्या है? क्वेश्चन पूछा है। चलो चलो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्रेब्स साइकिल में जो NADH2 है उसकी संख्या कितनी होती है? 2648। 2648 कितना होता है? नंबर ऑफ NADH2 इन क्रेब्स साइकिल, टोटल नंबर ऑफ पूछा है। चलिए बताएंगे, क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ NADH2 इन क्रेब्स साइकिल। चलिए भाई फटाफट से बता दीजिए, 2 होता है, 6 होता है, 4 होता है, या फिर 8 होता है? 37 के लिए, 37 के लिए कितना होता है? जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। चलिए ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर इन जनरल देखिए अब 4 और 6 दोनों ऑप्शन दिया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है जिस हिसाब से तो आप 4 लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक, चलिए एक क्रेब साइकिल में पूछा है ना, एक चक्कर में अगर पूछा है तो चक्कर में जब क्रेब साइकिल का पूरा चक्र कंप्लीट होता है तो उसमें 3 NADH बनते हैं और क्या होता है? कहेंगे कि एक वहां पर FADH2 बनता है। इस आधार पर कह सकते हैं एक चक्कर में आपसे क्वेश्चन पूछा है तो 4 ही लगाएंगे। ठीक है, 4 ही लगाएंगे। हाँ जी स्वाति यादव जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, 4 लगाएंगे। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हु प्रपोज द चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड का प्रस्ताव किसने दिया था? मेंडल ने, पुनेट ने, कोरेंस ने, या फिर डार्विन ने? ये पढ़ते हो, बहुत पूछा जाता है ना, बहुत पढ़ते भी हैं इसको, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं इसको। तो चेकर बोर्ड किसके द्वारा दिया गया था? किसने बताया था ये? चलो फटाफट से बता दो किसके द्वारा दिया गया था। 38 के लिए बताएंगे राइट आंसर।
38 के लिए बताएंगे चेकर बोर्ड मेथड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये साइंटिस्ट हैं कौन? पुनेट कहेंगे इनको, है ना, पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था चेकर बोर्ड। हाँ बिल्कुल, पुनेट ने बताया था। मेंडल ने नियम दिया था जेनेटिक्स के लिए, है ना, जेनेटिक का फादर भी मेंडल को कहा जाता है, तो उन्होंने नियम बताए थे। हाँ अंकिता मिश्रा जी, रण ठाकुर, केमिस्ट्री गर्ल, सभी लोग सही जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टॉपिक लेवल्स इन फूड चेन्स आर फॉर्म्ड बाय। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। ऊर्जा स्तरों का निर्माण पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोड्यूसर्स के द्वारा, बी ऑप्शन कंज्यूमर्स के द्वारा, सी ऑप्शन है डिकम्पोजर्स के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी के द्वारा। चलो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बताएंगे। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में जो आहार श्रृंखला बनती है उसके लिए कौन कौन से स्तर यहाँ पर देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन आर फॉर्म्ड बाय, किसके किसके द्वारा बनते हैं? चलो भाई सभी लोग बता दीजिए। 39 का ए बता रहे हैं कुछ लोग, ए नहीं होगा भाई। हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सभी की जरूरत तो है, ऐसा तो नहीं है कि एक से हो जाएगा, है ना। प्रोड्यूसर चाहिए, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर भी चाहिए, उसके बाद उनको पचाने वाले भी चाहिए, है ना। तो कहेंगे कि प्रोड्यूसर्स भी चाहिए, कंज्यूमर्स भी चाहिए, और यहाँ पर डिकम्पोजर्स भी चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पियर्ल इन द सिक्रीशन ऑफ। पियर्ल जो मोती देखते हैं वो किसका सिक्रीशन है? कौन से पार्ट से सिक्रीट होता है? माउथ से, मेंडल से, किडनी से, या फिर नन ऑफ द एबव से? इनमें से किसी से नहीं। चलो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, और ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए होमवर्क है आपका, ठीक है। तो चलो बताएंगे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। पर्ल किससे बनता है? 40 के लिए बताएंगे। पर्ल इज द सिक्रीशन ऑफ, किसका सिक्रीशन होता है? माउथ से, मेंटल से, किडनी से, या फिर नन ऑफ द एबव। पर्ल ओयस्टर पढ़ते हो मोलस्का के अंतर्गत, है ना। किस में पढ़ते हैं? मोलस्का में। मोलस्का में मोती बनाने वाले क्या पर्ल ओयस्टर्स पाए जाते हैं? उनके कौन से पार्ट से निकाला जाता है? बिल्कुल सही बता रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। मेंटल क्या होता है? खोल होता है, ऑप्शन बी होगा। चलिए भाई ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और कल की क्लास, कल संडे है आपका, तो कल आपकी इंग्लिश की मैराथन चलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। 6 से 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से 8 बजे तक आपका मैराथन चलने वाली है, सीटेट और टेट के लिए खासकर। तो जो बच्चे भी सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर जुड़ेंगे। इंग्लिश की बहुत ही शानदार तरीके से मैराथन चलेगी, और उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही करवाए जाएंगे जो आपके सीटेट और टेट में पूछे जाए, ठीक है। बाकी हम लोग मंडे को मिलेंगे आपकी क्लास में वापस से, और मंडे से और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मंडे से हो सकेगा तो क्वेश्चन के नंबर और बढ़ा दिए जाएंगे थोड़ा, है ना। क्वेश्चन के नंबर थोड़ा सा और इंक्रीज करके हम लोग शानदार तरीके से सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए एक बार सभी लोग बता दीजिए क्लास कैसी लगी, और सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिए। क्लास के बाद आप लोग कमेंट भी किया करिए। शिवानी जी, स्वाति जी, मिथिलेश कुमारी, केमिस्ट्री गर्ल, ठीक है। सभी लोग क्लास के बाद 6 बजे से सो के उठते हैं। अच्छा भाई, तो बाद में देख लीजिएगा, है ना, बाद में देख लीजिएगा। स्वाति यादव जी बाद में देख लीजिएगा। अरे 6 बजे भाई सो के उठ जाना होता है। उठ जाती हैं कि नहीं? 6 बजे सो के तो उठ जाती है ना, तो सो के उठ जाइएगा। फ़ोन देखिएगा, फ़ोन तो वैसे भी सो के उठने से पहले तुरंत होता है, फ़ोन ही देखते हैं। तो मैराथन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे मंडे को। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।